हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक जो है एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने ये टॉपिक नहीं करवाया, तो चलिए हम आज इस टॉपिक की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपके डेटा स्ट्रक्चर का फाइनल टॉपिक है। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर और C++ पर कोई भी वीडियो नहीं बनेगी। ठीक है, इसके बाद हम सिर्फ शुरू करेंगे DBMS। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम फाइनल बात कर रहे हैं एल्गोरिथम के बारे में। ओके, तो चलिए हम एल्गोरिथम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको एक छोटा सा बेसिक बता देता हूं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी, हर एक काम में एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है, हर एक काम में। ठीक है, अभी थोड़ा आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट एक्चुअल में अगर आप कोई भी काम करते हो, हर एक काम में एक एल्गोरिथम को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब एल्गोरिथम होता क्या है, चलो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ इसकी डिफ़ाइन की। तो डिफ़ाइन क्या है, जो एल्गोरिथम होता है वो फाइनाइट सेट होता है लॉजिक्स और इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, हर एक काम में लॉजिक होता है और उस लॉजिक को परफॉर्म करने की कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, इनका जो फाइनाइट सेट होगा वो एक एल्गोरिथम होगा। ठीक है, अब वो एल्गोरिथम काम क्या करता है, ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है, तो आगे बता रखा है कि विच इज़ रिटर्न टू कंप्लीट अ प्री डिफाइंड टास्क। जो आपके टास्क पहले से बने हुए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए एल्गोरिथम को लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता है। तो हमेशा एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, क्यों? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर एक काम के अंदर एल्गोरिथम का परफॉर्म करते हैं। तो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाय बनानी है तो अगर आप चाय बनाओगे तो आप वो भी काम स्टेप बाय स्टेप ही करोगे। अगर आप वो काम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, एक के बाद एक कर रहे हो, तो आपकी वो एल्गोरिथम होती है। ठीक है, तो मोस्टली हम प्रोग्रामिंग के अंदर एल्गोरिथम का यूज़ क्यों करते हैं कि जो एल्गोरिथम होता है वो प्रॉब्लम्स को फाइंड करता है और उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व भी करेगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। अब जो एल्गोरिथम है, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो। फर्स्ट आता है स्यूडो कोड और सेकंड आता है फ्लो चार्ट। यानी कि आप एल्गोरिथम को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, स्यूडो कोड क्या होता है? अगर आप एल्गोरिथम एक इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, आपके वैसे यहाँ पे जो एल्गोरिथम दे रखी है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही है, उस टाइप की जो एल्गोरिथम होती है उसको हम बोलते हैं स्यूडो कोड। ठीक है, इस नाम के अंदर पी साइलेंट है। सेकंड आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि आपकी जो एल्गोरिथम होगी वो मैथमेटिकल शेप्स को यूज़ करके यूज़ की जाएगी। ठीक है, जो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम है उसके अंदर हम मैथमेटिकल शेप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम, डायमंड, रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसी और भी शेप्स का हम यूज़ करेंगे। तो उस टाइप की जो एल्गोरिथम होती है वो फ्लो चार्ट में होती है। ओके, तो ये जो आगे आपका टॉपिक आ रहा है एफिशिएंट एंड फास्ट एल्गोरिथम, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ एफिशिएंट एंड फास्ट एल्गोरिथम। तो एफिशिएंट और फास्ट एल्गोरिथम कौन सी होती है? तो आप ये बोलोगे कि अगर कोई एल्गोरिथम कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस ले। ठीक है, जब भी कोई एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने में अगर वो कम से कम टाइम ले और कम से कम स्पेस ले, तो इस टाइप की एल्गोरिथम को हम बोलते हैं एफिशिएंट एंड फास्ट एल्गोरिथम। ठीक है, डिफाइन क्या बनती है? इफ़ एनी एल्गोरिथम टेक्स लेस टाइम एंड मेमोरी इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन में कोई भी एल्गोरिथम कम टाइम और कम स्पेस ले रही है या फिर कम मेमोरी ले रही है, देन इट इज़ कॉल्ड एज एफिशिएंट एंड फास्ट एल्गोरिथम। तो इस टाइप की जो एल्गोरिथम होगी उसको हम एफिशिएंट बोलेंगे और फास्ट बोलेंगे। एफिशिएंट मीन्स कुशल, फास्ट मीन्स तेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी होती है उसको हम दो टर्म्स में मेज़र करेंगे। ठीक है, यानी कि उसको मेज़र करने के लिए हम टर्म्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म्स आती है, फर्स्ट आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। ओके, तो आपको मैं पहले बताता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो सिंपल सी बात है,
अगर आप कोई भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रही है वो, यानी कि उस प्रोग्राम की पूरी एग्जीक्यूशन होने में कितना टाइम ले रही है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो डिफाइन ये लिखी हुई है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड टाइम फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, या फिर एक एल्गोरिथम कंप्लीट तरीके से एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम ले रही है। तो ये चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक मेथड का यूज़ करते हो जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आप इसको डिनोट करोगे या आप इसको रिप्रेजेंट करोगे बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन से आप एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्प्ले करोगे। ठीक है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, तो इसका आंसर ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग ऑफ प्राइमरी फंक्शन यूज्ड इन एल्गोरिथम। अब क्या होता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके 3 केस होते हैं, एक होता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस और एक होता है वर्स्ट केस। बेस्ट केस में क्या होता है कि आपका डेटा जब इजीली मिल जाता है वो बेस्ट केस होता है, यानी कि बहुत जल्दी मिल जाएगा, वो बेस्ट केस होगा। एवरेज केस जो थोड़ा टाइम ले रहा है, जो थोड़ा टाइम लेगा, वो होता है एवरेज केस। वर्स्ट केस क्या होता है, जो एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा टाइम लेगी वो होती है वर्स्ट केस। तो एल्गोरिथम के अंदर हमेशा वर्स्ट केस को ही लिखा जाता है। तो यहाँ पॉइंट लिखा है कि वर्स्ट केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज यूज्ड इन एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम के अंदर हमेशा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसका वर्स्ट केस ही यूज़ किया जाएगा, बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ एल्गोरिथम इज डिफरेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। क्योंकि जो एल्गोरिथम की वर्किंग कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के साथ। ठीक है, और जो वर्स्ट केस होता है वो हमेशा मैक्सिमम टाइम लेता है। जो सबसे कम टाइम लेगा वो बेस्ट केस है, जो थोड़ा मिडल टाइम लेगा, ना तो वो कम लेगा ना वो ज़्यादा लेगा, बीच का जो टाइम लेगा वो होता है एवरेज केस, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा उसको बोलते हैं वर्स्ट केस। तो एल्गोरिथम के अंदर हमेशा वर्स्ट केस को ही लिया जाता है। आपका जो लेसन नंबर 2 है उसके अंदर 2 टाइप्स की एल्गोरिथम है, एक का लीनियर सर्च, एक का बाइनरी सर्च। जो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वर्स्ट केस के अंदर वो होती है बिग ओ एन। एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो लीनियर सर्च की जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, वर्स्ट केस भी है और ये एवरेज केस भी है, वो होती है बिग ओ एन, ब्रैकेट में आएगा एन, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये होती है लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ओ लॉग एन, बिग ओ लॉग एन। ठीक है, ये होती है बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस और एवरेज केस की बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जैसे आपको टाइम बताया था सेम स्पेस है, बस टाइम की जगह स्पेस आ जाएगा कि एक एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन होने के टाइम कितना स्पेस रिक्वायर कर रही है, कितना स्पेस ले रही है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे या उसको हम मेज़र करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स मेमोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, जब आप किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसके दौरान वो कितना मेमोरी ले रही है, वो होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मल्टी यूजर सिस्टम के लिए सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उस सिस्टम के अंदर क्या हो कि वहाँ पे जो मेमोरी है वो लिमिटेड हो। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो एल्गोरिथम के लिए मेमोरी को रिक्वायर करवाते हैं। तो फर्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन स्पेस, जो फिक्स होता है हमेशा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर एग्जीक्यूटेबल कोड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रोग्राम। तो इसने बोला है कि आपको पता ही है जब कोई प्रोग्राम को प्रोसेस करवा जाता है उसके दौरान जितने भी एग्जीक्यूटेबल कोड्स होंगे वो जब उसको स्टोर किए जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि दिस स्पेस इज़ फिक्स्ड और डेफिनेट विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लाइन्स इन कोडिंग। जो इंस्ट्रक्शन स्पेस होता है ये स्पेस फिक्स होता है, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि इसको पहले से डिफाइन किया होता है। जो कोडिंग में नंबर ऑफ लाइन्स है कि यानी कि जितनी भी लाइन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, आप एल्गोरिथम कितनी लाइन्स के लिख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पेस रिक्वायर करवाया जाएगा वो इंस्ट्रक्शन स्पेस कहलाएगा। ठीक है, डेटा स्पेस क्या होता है, एल्गोरिथम के अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं,
उसके अकॉर्डिंग जो स्पेस रिक्वायर करवाया जाएगा उसको हम बोलेंगे डेटा स्पेस, यानी कि इंस्ट्रक्शन स्पेस जो एल्गोरिथम की लाइंस पे डिपेंड होता है, डेटा स्पेस जो वेरिएबल और कांस्टेंट की वैल्यूज़ पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो जो डेटा स्पेस है हम उसको वेरिएबल स्पेस भी बोल सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, आपका लेसन नंबर फर्स्ट कम्प्लीटली यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सिर्फ DBMS। तो आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।